सदर पुतिन को दुनिया में तनहा करने के हवाले से भी बात की जा रही है। ये तो चाहते हैं कि हम गालियां दें रूस को। जब हिंदुस्तान ने कश्मीर को जब्त कर लिया, ले लिया, हजम करने की कोशिश कर रहा है, कितने लोग आके आपको कहें कि ये कहा कि ये गलत है? एक भी नहीं। यूएई के अलावा जो कंट्रीज पहले एब्सटेन जिन्होंने किया, जो न्यूट्रल रही, उन्होंने इस मर्तबा भी वो न्यूट्रल ही रही, जिसमें इंडिया भी शामिल है। इंडिया ने प्रेशर नहीं लिया। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि चंद दीगर कंट्रीज ने भी एब्सटेन किया, लेकिन इस मर्तबा 35 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने एब्सटेन किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया, पाकिस्तान ने भी एब्सटेन किया। पाकिस्तान ने वो प्रेशर कबूल नहीं किया और न्यूट्रल रहा। उसने ना तो रशिया को कंडेम किया और ना ही कोई ऐसी बात की कि जिससे पता चले कि पाकिस्तान यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। और कैसा यूरोपीय यूनियन की तरफ से GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान के पास है, और ऐसे में यूरोपीय यूनियन ही पाकिस्तान से मुतालबा करी है कि यूक्रेन पर हमले की मजम्मत की जाए, तो ऐसे में पाकिस्तान के पास कोई चारा है? उस्मा, मुझे ये बताएं किस कानून के तहत हर चीज वो यहाँ ले आते हैं? ये किसका कसूर है भाई? और अगर हमारे लोग समझते हैं, काफी पाकिस्तानी हैं, वो समझते हैं कि ये नहीं लड़ेगा, ये ऐसा ही है, वॉर नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, पुतिन खत्म हो जाएगा अगर इस जंग वो हार गया। ही विल बी फिनिश्ड, रशिया विल बी फिनिश्ड। उसको कोई सीरियसली फिर नहीं लेगा। पुतिन लड़ेगा। और अगर न्यूक्स आज पता नहीं आपको पता है कि नहीं, दो हाइपरसोनिक वेपन्स के साथ दो रशियन बॉम्बर्स इस वक्त वेनेजुएला के एक आइलैंड पे लैंड किया है। उसका मतलब क्या है? इसको बता रहा है कि हम मनरो डॉक्ट्रिन की ऐसी की तैसी करके हम तुम्हारे पीछे इधर से आएंगे और हम इधर ही रहेंगे। और ये जो वेपन्स हमारे पास हैं, ये हाईली ये बड़े ऑफेंसिव वेपन्स हैं। आप क्या समझते हैं? क्या रशिया के पास और कोई रास्ता नहीं रह गया लड़ाई के सिवा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो उन्होंने अपनी पहले से तजावीज पेश की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर किया जाए, और वो किसी हद तक जायज उसकी थी रिक्वायरमेंट रशिया की। लेकिन ये ना मानने के बाद फिर उनके पास मेरा नहीं ख्याल कि कोई और रास्ता रहा। देखिए, मैंने पुतिन का एक इंटरव्यू सुना था, उसमें उससे वो सवाल किया कि आप जानते नहीं, समझते नहीं कि ये सूरत हाल जो है ये बिगड़ सकती है, और अल्टीमेटली अगर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होते हैं तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। तो उसका जवाब था कि मैं ऐसी दुनिया की परवाह नहीं करता जिस दुनिया में रूस को इज्जत नहीं दी जाएगी। उसने कहा कि होती है तबाही तो होती रहे, फिर उसका कोई हमें गिला नहीं, क्योंकि पहली चीज ये है कि मेरे मुल्क का वकार, इज्जत और उसका वो जो मकाम है उसको वो मिलना चाहिए। उसकी सिक्योरिटी जो है वो सबसे ज्यादा हमें जरूरी है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो जो चीजें कर बैठा है, जो दाव लगा बैठा है, अब वो कि उसकी अपनी कैलकुलेशंस बात गलत हुई। उसमें मिसाल के तौर पे उनका ख्याल था कि हम इनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे तो ये हथियार फेंक देंगे, जो नहीं हुआ। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर रूस क्लेम करता है कि हमने 70% तबाह किया, लेकिन रशिया के भी नुकसान हुए हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है, दो चीजें वहां पे हुई। एक तो अमेरिका ने जब ये देखा कि यहाँ पे ये इनका अटैक करने का इरादा खासा सीरियस है कि ये करेंगे रशियन, तो उन्होंने यहाँ पे वो जो इनके कॉन्ट्रैक्ट पे जो सोल्जर लड़ते हैं, वो ब्लैक वाटर टाइप, वो उन्होंने काफी सारे यहाँ पे भिजवा दिए। एक्चुअली स्ट्रीट में वो डिप्लॉयड। मैंने चेक किया वहां पे उनकी पब्लिक का जो कह रहे हैं कि जी सिविलियन अब लड़ने शुरू हो गए वहां पे और ये हो गया, वो गलत कह रहे हैं। एक्चुअली इन्होंने बड़े वेल ट्रेंड अमेरिका से वो भेजे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग लड़ने हैं, अमेरिका या बाकी। अभी यूक्रेन ने कहा कि जनाब हमें चाहिए वॉलंटियर्स, वो आए, पूरी दुनिया से आए, तो उसकी आड़ में भी यही लोग जाएंगे। नतीजा ये है कि वहां पे रेजिस्टेंस अच्छा खासा होगा, क्योंकि ट्रेंड लोग जो कि रिटायर्ड है लेकिन ट्रेंड हैं, आर्मी के कई के साथ सर्विस की हुई है, वो वहां पे मौजूद। ठीक। तो इस लिहाज से रशिया के लिए एक आजमाइश है, उसका वक्त मुश्किल है, नुकसानात होने के चांसेस हैं, लेकिन उसके पास रास्ता और कोई नहीं है। पुतिन के पास वो ये नहीं कर सकता कि इस कैंपेन को अब बस छोड़ के तो यहाँ से निकल जाए, वो ये कर नहीं सकता। ठीक है आकाश साहब, बिल्कुल लास्ट मिनट रह गया, आपका शॉर्ट कमेंट के जब अमेरिका को इस जंग में शामिल ही नहीं होना था, क्योंकि नेटो के बाद अब अमेरिका भी यूक्रेन में जाके लड़ना नहीं चाहता, तो फिर आग क्यों लगाई?
लेकिन मेरे ख्याल में बड़ी वजाहत कर दी हिलारी साहब ने भी और जनरल साहब ने भी कि आप नेटो 20 से 36 लोग उसके दरवाजे और डोर स्टेप पे आप चले गए हैं। ठीक है, अब वो अमेरिका, वो रूस नहीं रहा जो 89 में था, उसकी जो है वो 2.66 ट्रिलियन डॉलर की इकानमी थी उस ज़माने में और आज 1.4 की है। लेकिन बाहर उसके पास न्यूक्लियर आर्सनल भी मौजूद है। ये जो अभी हाइपरसोनिक जो आप कह रहे हैं टेक्नोलॉजी, अमेरिका के पास नहीं है। ये 5 गुना जो है तेज़ चलता है आवाज़ से, और दूसरा ये कि इसकी आप डायरेक्शन ऊपर हवा में भी चेंज कर सकते हैं। ये चाइना के पास भी है और नॉर्थ कोरिया के पास है और इनके पास भी है। तो मेरे ख्याल में ये इट्स अ बैड ओमन और एक बड़ा हिपोक्रिटिकल स्टैंड है वेस्ट का, जिधर मर्जी घुस जाते हैं जाके, जो है अफगानिस्तान के भी पैसे फ्रीज किए हुए हैं और उसका भी बेड़ा गर्क किया है, इराक के साथ किया, शाम के साथ क्या किया, यमन के साथ क्या कर रहे हैं, एक इतना बड़ा ह्यूमन क्राइसिस कर दिया इन तमाम इंपीरियलिस्टों ने। लेकिन जाहिर है इस ग्लोब पे और इस निज़ाम में कमज़ोरी की कोई माफ़ी नहीं होती। कमज़ोर मुल्क जो और कमज़ोर अब जो कौमें हैं उन्हें प्राइस पे करनी पड़ती है। मगर मैं इत्तेफाक करता हूँ, ज़ाहिर है मेरे ये सीनियर हैं और ये बेहतर समझते हैं कि वो रेजिस्ट करेगा और ये बात ठीक है कि अगर यहाँ से वो हारता है तो वो फिनिश हो जाएगा प्यूटन। जी देखिए, ये जो करारदाद है, रेजोल्यूशन थी, इसमें टोटल 193 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। 193 वोट कास्ट हुए और 193 में से 141 वोट्स यूक्रेन की सपोर्ट में डाले गए और रशिया को कंडेम किया गया। 141 कंट्रीज ने रशिया को कंडेम किया और यूक्रेन को सपोर्ट किया। लेकिन 35 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने एब्सटेन किया और उन्होंने ये अपना एक ख्याल जाहिर किया कि वो शायद किसी की तरफ नहीं है, या वो किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहते, या वो किसी को भी कंडेम नहीं करना चाहते। लेकिन इन 35 में जो बहुत अहम कंट्रीज जिनकी हम हमेशा बात किया करते हैं, उसमें पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, क्यूबा, ईरान, इराक, इन सब कंट्रीज ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया। यूएई वो कंट्री है जिसने इस मर्तबा फेवर में वोट किया है, यानी यूक्रेन को सपोर्ट किया है। हालांकि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम यूएई ने अगेंस्ट किया था, यानी ये कि वो एब्सटेन रहा था, अगेंस्ट तो नहीं किया था लेकिन वो उसने न्यूट्रल रहने का फैसला किया था। वो कंट्रीज जिन्होंने रशिया को सपोर्ट किया है उनमें शामिल हैं बेलारूस, एरिट्रिया, सीरिया, रशिया एंड कोरिया। ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने वोट किया है रशिया को की सपोर्ट में और यूक्रेन के अगेंस्ट वोट किया है। हमने देखा कि ये जो सेशन है ये एक इमरजेंसी सेशन था और मैं आपको अगर इसकी तारीख बताऊं तो ये 11th इमरजेंसी सेशन था, यानी अब तक 1950 से लेकर जनरल असेंबली के जो इमरजेंसी सेशंस बुलाए गए उसमें ये 11th सेशन था। हमने देखा कि किसी और की तरफ से मुझे ऐसी कोई स्टेटमेंट नज़र नहीं आई कि पाकिस्तान के पीएम या मिनिस्टर या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र या फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट आई हो। लेकिन इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट बहुत अहम सामने आई। इंडिया की जानिब से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आई उसमें उनका ये कहना था, देयर इज नो अदर चॉइस बट टू रिटर्न टू द पाथ ऑफ डिप्लोमेसी एंड डायलॉग। वी वेलकम टुडेज अनाउंसमेंट बाय बोथ साइड्स टू होल्ड टॉक्स एट द बेलारूस बॉर्डर। उन्होंने उस टॉक की तारीफ की कि जिसमें उनका, हम जानते हैं कि क्या हो रहा है उसके ऊपर भी बात की लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि डिप्लोमेसी के अलावा और कोई ऑप्शन, डायलॉग के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। यानी वो न्यूट्रल रहा इंडिया, लेकिन उसने अपना इजहार कर दिया। मेरा ख्याल है कि इसी तरह करना चाहिए। पाकिस्तान को भी ज़रूर इसके ऊपर स्टेटमेंट्स जारी करने चाहिए कि ठीक है हम न्यूट्रल रहे हैं लेकिन हमारा इस बारे में हम क्या समझते हैं। जंग के छठे दिन अगर आप देखें, रशिया की तरफ से कोई 40 माइल्स का एक कॉन्वाय गाड़ियों का और टैंकों का जो यूक्रेन की तरफ बढ़ रहा है, जिसके बारे में ज़रा ये बता रहे हैं, रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि हो सकता है कि उसके मुतालिक काफ़ी वहाँ पर खौफ पाया जाता हो वहाँ के सिटीजन्स में या हुकूमत में। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि क्रेमलिन को अगर हम देखें तो जो इक्तिसादी पाबंदियाँ हैं, यानी कि इकनॉमिक सैंक्शंस की वजह से एक आइसोलेशन का शिकार है और उनकी करेंसी भी गिर रही है और ये कोई अच्छे आई थिंक के एलिमेंट्स नहीं हैं। कोई ऐसा ये काम नहीं है कि जिसकी वजह से रशिया को खुशी हो रही हो। यकीनी तौर पर रशिया को इसकी फिक्र है। उस डायलॉग की बात कर लेते हैं जो दोनों कंट्रीज के बीच हो रहा था। तो खबर रसा इदारे यानी कि इंटरनेशनल एजेंसीज एंड मीडिया जो कोट कर रहा है उसके मुताबिक दोनों मुल्कों के बीच 5 घंटे तक जारी रहने वाली टॉक या डायलॉग के बाद जो जंग है उसमें कोई ब्रेक नहीं आया।
जंग खत्म नहीं की गई, कब खत्म की जाएगी, क्या जंग बंद कर दी जाएगी, दोनों कंट्रीज क्या सोच रहे हैं, क्या कोई वक्फा दिया जाएगा, क्या कोई सीज फायर किया जाएगा, इस तरह का ना तो कोई अनाउंसमेंट की गई ना ही कोई बात की गई। हाँ, सिर्फ एक बात पर दोनों कंट्रीज अग्री हुए हैं कि अगले चंद दिनों में वो एक और मीटिंग करेंगे, एक और अहम मुलाकात करेंगे। जबकि यूक्रेन के प्रेसिडेंट का कहना है कि वो समझते हैं कि ये जो गोलाबारी में तेजी आई है ये इसलिए आई है रशिया की तरफ से कि यूक्रेन को झुकने पर मजबूर किया जा रहा है, यानी रशिया ये करके खौफजदा कर रहा है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से गोलाबारी कर रहा है। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट का ये कहना है। अगर हम देखें कि यूक्रेन का जो कैपिटल है कीव, उसमें टेलीविज़न टावर पर फ़ज़ाई हमला किया गया, एयरफोर्स की जानिब से अटैक किया गया रशिया के एयरफोर्स की जानिब से, और उसमें तकरीबन 5 कैजुअल्टीज़ यानी 5 अफराद हलाक हुए, लेकिन वो जो इमारत है वो तबाह नहीं हुई, यानी इस तरीके से वो तबाह बर्बाद नहीं हुई कि उसको वो इस्तेमाल में ना रहे, वो इस्तेमाल में है अभी भी।